तो आप देखिए कि जो यूथ होता है, किसी भी देश का यूथ या किसी भी यूनिवर्सिटीज का जो यूथ होता है वो देश का भविष्य होता है। और आज भी भारत में उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी सिस्टम में कोई नहीं है। सर, नक्सलवाद की बात हो रही है तो माओ से तुंग की भी बात होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन हैं कि क्या चीज़ यूथ को अट्रैक्ट करता है। वो सारी चीज़ें, वो चाहे सकारात्मक नकारात्मक सब चीज़ों को मिक्स करके ये लोग भारत के युवाओं को एक तरीके से गुमराह करता है। नक्सल जो लोग हैं वो कोई बाहर के लोग नहीं, वो हमारे ही देश के नागरिक हैं। स्कूल को ये लोग बम से उड़ा देता है, पुलिस फोर्सेस को उड़ा देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का संघर्ष है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन सब ने समाज के हर वर्ग का रखा कि हम संविधान के माध्यम से हम सबको इक्वल राइट और इक्वल जस्टिस दे सकते हैं। कि पार्लियामेंट में तो सुअर बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसके ऊपर अटैक है। और ये बात तो सर अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी अपने आंदोलन के दौरान कि पार्लियामेंट में सारे चोर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की और उसके विचारधारा के इस सफर को किस तरीके से अंत के तरफ ले जा रहे हैं भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह। और आज हमारे साथ इस चर्चा पर शामिल होने के लिए हैं देश के प्रतिष्ठित विचारक और दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप पीएचडी किए हैं सर जेएनयू से, और जेएनयू पे आए दिन सर ये आरोप लगता रहा है कि जब भी दंतेवाड़ा में या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जब भी नक्सलियों के द्वारा हमारे पैरामिलिट्री के जवानों की हत्या होती है तो उसका सेलिब्रेशन किया जाता है जेएनयू में। बहुत बड़ा आरोप है सर। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इतना इमर्जिंग इश्यूज को उठाया है, क्योंकि नक्सलवाद का जो समस्या है वो सिर्फ एक जेएनयू तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में व्याप्त है और ये क्रिएटेड है। इसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं जी। अगर मैं इस पे जाना चाहूँ तो इसका जो भारत में जो शुरुआत हुआ था 1967 में, इसको दार्जिलिंग के एक नक्सलवाड़ी गांव से वहां पे शुरुआत किया गया और जो आज यहाँ तक पहुंचा। और जिस प्रकार से अभी मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिस प्रकार से ऑपरेशन के माध्यम से नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है भारत के पुलिस फोर्सेस को द्वारा, सुरक्षा तंत्र के द्वारा, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, सामाजिक संरचना के लिए, यहाँ का जो ताना बाना है, जिस प्रकार से एक्सटर्नल फोर्सेस नक्सल के माध्यम से इस देश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा करने का प्रयास कर रही थी, उसके एक बहुत ही गहरा चोट है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, जिस संकल्प के साथ उन्होंने इसको 2016-17 से शुरू किया है और जिस प्रकार से ये मुहिम सफल हो रहा है, और उन्होंने घोषणा भी किया है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा किया है कि 2026 में भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने हैं। अब रही बात, आपने जेएनयू की बात की, तो देखिए ये इस तरीके के जो भी आइडियोलॉजिकल बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो खुराक होता है वो यूनिवर्सिटीज और कैंपस होता है। क्योंकि आप जानते हैं, आप खुद एक छात्र जीवन में जब आप रहे हैं, आपने भी एक्टिविज्म किया है, तो आप देखिए कि जो यूथ होता है, किसी भी देश का यूथ या किसी भी यूनिवर्सिटीज का जो यूथ होता है वो देश का भविष्य होता है। और जेएनयू जैसे संस्था जो कि जिसको बनाया गया वो भारत के टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया, और आज भी भारत में उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी सिस्टम में कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना, सीआरपीएफ का जब वहाँ पे जिस तरीके से नक्सलियों ने अटैक किया और उसका सेलिब्रेशन, तो ये बिल्कुल मतलब कहीं से भी इसको, मैं जेएनयू छात्र, पूर्व छात्र होने के नाते इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, और ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। और मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ लोग हैं जो इस विचार के पोषक हैं, जो कि वहाँ पे व्याप्त हैं और जिसके चलते पूरा जेएनयू बदनाम होता है। लेकिन आज आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जेएनयू में काफ़ी बदलाव आए हैं, और इस तरीके के जो मेंटेलिटी करने वाले जो लोग थे वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार
इनके पीछे काम कर रही है, वो आने वाले समय में बिल्कुल एक तरीके से समूल नष्ट हो जाएगा। और जो यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली एक वैचारिक खुराक मिलता है, और उस वैचारिक खुराक के दम पे ये लोग इस तरीके के गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और आप जानते हैं कि दिल्ली भारत की कैपिटल है, और इस कैपिटल में जेएनयू जैसे जगह पे अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बनता है। जी। और जो इनके पोषक हैं, जो इनके फंडर हैं, उन्हें ये मैसेज आता है कि आज हम मतलब पार्लियामेंट के छत के नीचे वहाँ पे इस तरीके के स्टेट के अगेंस्ट में वहीं के सिटीजन्स, वहीं के यूथ एंटी स्टेट एक्टिविटी में प्रोटेस्ट करते हैं और जिस तरीके की गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने का एक प्रयास होता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खड़ा करने का ये एक बड़ा ही योजनाबद्ध तरीका है इन वामपंथियों और इन नक्सलियों के द्वारा। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन लोगों का जिस प्रकार का नारा या स्लोगन होता है, आप देखेंगे तो बड़ा ही मतलब एक तरीके से किसी को झकझोरने वाला होता है। और यूथ को जिस तरीके से ये लोग रोमांटिसाइज करता है, वो कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप होता है। और जब तक उसे समझ में आती है उस यूथ को, उस छात्र को, तब तक वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका होता है। उसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो गतिविधियां जो कैंपस के थ्रू की जाती हैं, उस पर जो भी कैंपस के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए जहाँ पे भी हो रही हैं। आप देख लीजिए, चाहे अभी आप वहाँ टिस में भी देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे इन लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं, हिमाचल में देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके के तमाम जहाँ पे भी यूथ ब्रेन है वहाँ पे इनका पेनिट्रेशन है, और शिक्षा और कला के माध्यम से ये लोग यूथ में पेनिट्रेट करता है और अपने विचार को प्रचार प्रसार करता है। सर, नक्सलवाद की बात हो रही है तो माओ से तुंग की भी बात होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन हैं। कुछ तो वामपंथी पार्टियां हैं जो मार्क्स को मानती हैं, कुछ लेनिन को मानती हैं, और जो सबसे हिंसात्मक जो इसमें पहलू है वो माओइस्ट का है, जिनको बैन किया गया है देश में यूएपीए के तहत। तो उनमें एक नारा दिया जाता है सर, इस नारा का क्या मतलब है? सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है। देखिए, ये बेसिकली ये नारा एक तरीके से यूथ को मतलब आप समझ सकते हैं कि जो यूथ होता है और यूथ को जोड़ने के इनके पास बहुत तरीके के इस तरीके के नारे गढ़े जाते हैं, और उसके ऊपर पूरा इनका एक R&D होता है कि क्या चीज़ यूथ को अट्रैक्ट करता है। वो सारी चीज़ें, वो चाहे सकारात्मक नकारात्मक सब चीज़ों को मिक्स करके ये लोग भारत के युवाओं को एक तरीके से गुमराह करता है। और ये जो सत्ता का जो उनका स्टेटमेंट है कि बंदूक के नली से गुजरता है, और उसी को ये लोग चरितार्थ करता है। आप देख सकते हैं कि जो इनका एक रेड कॉरिडोर बनाने का जो कंसेप्ट है वो क्या है। आप देखिएंगे, जब इनका चाहे उनका एक स्लोगन था कि पशुपति टू तिरुपति, तो ये जो रेड कॉरिडोर का जो इनका एक जो विजन है उस पे इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। और आप देख सकते हैं कि 2009 के पहले, 8-9 के पहले किसी भी सरकार ने इसके लिए कोई मुहिम नहीं शुरू की, लेकिन 2009 में जिस प्रकार से इस चीज को, ऑपरेशन को शुरू किया गया, लेकिन फिर बाद में 2009 से लेकर 14-15 तक ये बिल्कुल एक स्थिर अवस्था में आ गया था। लेकिन 2016-17 के बाद से जिस तरीके से एक मुहिम पकड़ा है, तो आज भारत सरकार अपने फोर्सेस के माध्यम से जिस प्रकार से एक पीसफुल हार्मनी इन सारे एरियो में करने का प्रयास कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है। क्योंकि आज देखिए, नक्सल जो लोग हैं वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, जिनको इनोसेंट लोग हैं, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको ये लोग गुमराह करता है। आप देखिए, इनका जो मोटिव है, जो इनका मोड ऑफ ऑपरेंटिस है, जहां जहां पे आपका मिनरल्स है, आप उठाइए, उड़ीसा को उठा के देख लीजिए, आप झारखंड को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, साउथ में आप देख लीजिए, आंध्रा को देख लीजिए। तो ये जो बेल्ट है, ये पूरा आप देखिए, एक तो डीप फॉरेस्टिंग एरिया है, दूसरा वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो जो भी कंपनीज वहां पे आके काम करती हैं उसको ये लोग डिस्टर्ब करता है, वो भारत की अर्थव्यवस्था पे एक गहरी चोट है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो वहाँ के जो यूथ है उनको ये लोग एक तरीके से गुमराह करता है, और उनको वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम में जाने से रोकता है, और उनके हाथ में बंदूक पकड़ा के, और जिस तरीके से एक ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है जिसमें गुमराह होकर वो लोग इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है, और वो पुलिस फोर्स से काउंटर एक तरीके से होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार का एक सोची समझी रणनीति है, इसमें चाइना का नो डाउट बहुत बड़ा रोल है।
और चाइना का जो आप समझ सकते हैं कि जब से नेपाल में भी वहाँ पे माओइस्ट जब सरकार आई 2008-9 के बाद से, तो आप देख सकते हैं कि भारत में उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है और इन लोगों की एक तरीके से ऊर्जा और ऑक्सीजन मिला, जिसके माध्यम से भारत में ये लोग जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उन सबको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। स्कूल को ये लोग बम से उड़ा देता है, पुलिस फोर्सेस को उड़ा देता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का संघर्ष है, जहाँ पे आप, जबकि संविधान ने हम सबको राइट दे रखा है और बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान में इन सारी चीजों का व्यवस्था कर रखा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन सब ने समाज के हर वर्ग का रखा है कि हम संविधान के माध्यम से हम सबको इक्वल राइट और इक्वल जस्टिस दे सकते हैं, जिस आधार पे ये लोग गुमराह करता है। और एक चीज ये देखिए, ये लोग पार्लियामेंट के ऊपर इतना मतलब एक तरीके से नेगेटिव कमेंट करता है। ये लोग बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठते हैं वो या तो चोर हैं और उनकी तुलना सुअर से करते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। कुछ लोगों से बात हुई थी तो लोग बोलते थे कि पार्लियामेंट में तो सुअर बैठते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसके ऊपर अटैक है। तो ये लोग किस तरीके का सोशल जस्टिस करना चाहता है, तो ये भारत के नागरिक इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और युवा, और ये बात तो सर अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी अपने आंदोलन के दौरान कि पार्लियामेंट में सारे चोर हैं। नहीं, देखिए बेसिकली ये जितने भी इस तरीके के जो फोर्सेज हैं ये सब क्रिएटेड हैं और ये लोग जब शुरू में जब आता है तो इनको फंडिंग मिलता है, उसी के आधार पर फंडिंग मिलता है। आप समझिए, खुद समझिए, अभी जिस प्रकार से 2014 के बाद से भारत की सरकार को डिस्टेबल करने के लिए जो एक फंडिंग यहाँ पे आया एनजीओ के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, जिस तरीके से जो फॉरेन का जो पैसा यहाँ पे लाया जाता है वो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा करने के लिए लाया जाता है। जितने भी प्रोग्रेसिव कानून जब संसद बनाती है तो उसका विरोध करने के लिए यहीं के लोगों को खड़ा किया जाता है। तो फंडिंग कहाँ से आता है? इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो किसान मूवमेंट हुआ था वो पूरा एक तरीके से प्रायोजित था और ये तब तक चला जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ गया। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जब वहां अमेरिका में जब ट्रम्प सरकार आई उसके बाद ये सारे लोग वहां से उठ खड़े हुए। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए इस देश में किसान, युवा, महिला और जो छात्र हैं वो किसी भी मूवमेंट को खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस तरीके जो वामपंथी और नक्सल जो ग्रुप है वो इस ग्रुप में पेनिट्रेशन करने में बड़ा उसको आसानी से पेनिट्रेट करता है। क्योंकि देखिए आज के डेट में एक चीज समझना होगा कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा जुडिशियरी है, उसको भी ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जिसके चलते भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो फंड एलोकेट करती है, वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके माध्यम से ये लोग इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पिछले 10 से 11 सालों में जिस तरीके से डायरेक्ट जो डीबीटी के माध्यम से जिस तरीके से केंद्र सरकार अपने योजना को और पैसा को जिस तरीके से एक आम आदमी के पास पहुंचा रहा है, तो वो धीरे धीरे एक तरीके से समाप्त हो रहा है। दूसरा चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के आने के बाद से जो जिस मुद्दे को लेके ये लोग देश के नागरिकों को तोड़ते, उस सारे मुद्दे को रिजॉल्व कर दिया। आवास देके, आवास योजना से देके, स्वास्थ्य बीमा से देके, उनके एजुकेशन को देके, उनका रोड कनेक्टिविटी देके। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के जितने इश्यूज थे पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सारे इश्यूज को दूर किया है केंद्र सरकार ने, और जिसके चलते आज वामपंथ एक तरीके से बिल्कुल ही लुप्त अवस्था में जा रहा है। और जो नक्सलिज्म है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के पोषक है। वामपंथ और नक्सल का जो मोड ऑफ ऑपरेंडिस है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एजेंडा एक ही है लेकिन काम अलग अलग फील्ड में करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब से इन लोगों का ओरिजिन हुआ है तब से इन लोगों ने हमेशा जिस भी स्टेट में इन्हें सत्ता मिली, आप देख सकते हैं कि उस स्टेट का क्या डेवलपमेंट है। आप वेस्ट बंगाल का एग्जांपल उठा के देख सकते हैं, आप त्रिपुरा का एग्जांपल उठा के देख सकते हैं, ऐसे जो भी मणिपुर का एग्जांपल आप उठा के देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो वामपंथ है वो बिल्कुल एक तरीके से अपने मतलब मरणासन अवस्था में जा चुका है। और जिस प्रकार से सरकार की योजना जनता तक और निचले स्तर के लोगों तक पहुंचेगी, धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगला सर सवाल ये, भारत सरकार जो है बहुत सारे ऑपरेशन चला रही है इस नक्सलवाद की जो समस्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है सर, हमेशा मतलब ये न्यूज में रहने वाला सब्जेक्ट है। आए दिन कहीं ना कहीं हमले होते रहते हैं नक्सलियों के, कभी गढ़चिरौली में, तो कभी झारखंड के चाईबासा में, तो कभी बिहार के किसी जिले में, तो कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी उड़ीसा के कंधमाल में। तो इसको टैकल करने के लिए सरकार ऑपरेशंस चला रही है।
भारत सरकार कौन कौन से सर ऑपरेशन चला रही है? देखिए, आपने पंकज जी बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली जब से ये नक्सल का इम्पैक्ट भारत में बढ़ा और जिस जी। प्रकार से इन लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे और इनोसेंट लोगों के ऊपर जब अटैक करना शुरू किया, तो भारत सरकार ने इस पे समय समय पे हर स्टेट में ऑपरेशन शुरू किए, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था ग्रीन हंट, जो 2009 से 14 में शुरू किया गया था। उसी तरीके से सीआरपीएफ, उसमें कोबरा और ग्रेड हाउंड का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही अच्छा सफलता मिला। उसके बाद से उसका पेनिट्रेशन कम हुआ। फिर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, जिसको हम ऑपरेशन समर का भी नाम दिया जाता है, जो 2009 और 10 में चलाया गया था। उसके बाद से आंध्र और उड़ीसा के सीमा पे जो नक्सल बेस समाप्त करने के लिए इसको मूवमेंट शुरुआत किया गया था। उसी प्रकार से ऑपरेशन प्रहार था, और जो कि इस तरीके की हर समय समय पे केंद्र सरकार ने इस तरीके का ऑपरेशन चलाया। और ऑपरेशन के माध्यम से जिस प्रकार से बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि मैं एक तुलना करना चाहूँगा। जब यूपीए की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार में जो ऑपरेशन होता था, वो ऑपरेशन मतलब आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाता था, और जिस एरिया में होते थे वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाते थे। वहाँ के जो किसान थे, जो वहाँ के मजदूर थे, वो मारे जाते थे। लेकिन ये सरकार डायरेक्ट ग्राउंड ऑपरेशनल कर रही है, जिसमें जो कल्पिट है, जो नक्सल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसको चिन्हित करके उनको एक तरीके से सफाया कर रही है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक इनका ये जो कंसेप्ट है कि ये लोग ये बोलता है कि जो हम जंगल में जो लोग रहने वाले लोग हैं, वो उनका जो एक नैरेटिव है कि आंदोलन वहां से शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को ये वर्तमान सरकार तोड़ने में बहुत हद तक सफल रही है, क्योंकि आज जिस प्रकार से वनवासी जो कल्याण के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, बहुत सारे संगठन उसमें काम कर रही हैं, जो हमारे सोसाइटी हैं, जो एनजीओ हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहा है। आरएसएस इस देश का बहुत बड़ा एक सामाजिक संगठन है, वो इन क्षेत्र में काम कर रहा है, आदिवासियों के बीच में काम कर रहा है, जहाँ पे बिल्कुल मतलब जो समाज का जो सबसे निम्न वर्ग है, जिसके पास अभी भी बेसिक चीजें नहीं है, वहां पे भी पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि देश के जितने भी जिले हैं, और खास करके जो इफेक्टेड जिले हैं, लगभग 130 जिले ऐसे चिन्हित किए हैं केंद्र सरकार ने, जो कि नक्सल इफेक्टेड थे, जिसको आज समाप्त करके ये लोग मात्र अब शायद 10 या 12 जिले और बच गए हैं, जहां पे इनका पेनिट्रेशन है। जो कि जिस प्रकार की मुहिम केंद्र सरकार चला रही है, और जिस तरीके से राज्य सरकार भी इसमें सपोर्ट कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 2026 तक ये पूरी तरीके से इनका सफाया हो जाएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। क्या सर, माओवाद जो देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी, अब वो खत्म होता नजर आ रहा है, तो क्या सर इनको जो फंडिंग है वो बाहर के देशों से फंडिंग होती है? देखिए, इस तरीके के जितने भी मूवमेंट होते हैं या इस तरीके के जो भी संगठन काम करते हैं, वो फंडिंग के लिए ही करते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा है। ये डायरेक्ट इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के या पार्लियामेंट्री के तहत पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो स्टेबल चीजें हैं उसको ये लोग ब्रेक करने का काम करता है, और इसका बेनिफिट जो एक्सटर्नल फोर्सेज है उनको होता है। तो नो डाउट इसमें चाइना का पूरा रोल है, और चाइना भारत को घेरने के लिए हर तरीके का टूल यूज करता है। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत में जो 1967 से ये आंदोलन शुरू हुआ, नक्सलवाड़ी आंदोलन जो शुरू किया गया, उसके पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो जो लोग थे उसमें, चाहे चारू मजमूदार हो और ये जो सान्याल हो, हाँ, सन्नत सेन हो, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इन सब के रूट कहाँ पे जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से इनका प्रोजेक्शन किया गया, वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक तरीके से किया गया। और 67 में शुरुआत हुआ, और 90 में जब जैसे ही भारत ने एलपीजी अडॉप्ट किया, और जब मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी और हर जगह पे जब काम करने लगी, क्योंकि देखिए किसी भी नेशन का डेवलपमेंट होता है, वो उसमें सबकी सामूहिकता होती है, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा है जो कि इस तरीके की चीजों को लेकर चल रहा है, वहां पे आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते थे। आप देख सकते थे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मतलब सीआरपीएफ के बस को पूरा फोर्सेस को उड़ा दिया जाता था। वहाँ कितने संघर्ष हुए, जिसमें जो हमारे गवर्नमेंट एक साथ सर्वेंट थे, 67 जवान को मार दिया। बिल्कुल सर, हम लोग बात कर रहे थे फंडिंग पर, कि जो माओवादी संगठन है उनको फंडिंग जो है बाहरी के देशों से कितना होता होगा? नहीं, कितना नहीं होता, पूरा मतलब उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सरशिप। ये भारत में जो नक्सल का जो इम्पैक्ट है, वो पूरा उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। शुरू में उन्हें सपोर्ट किया जाता है हर तरीके से।
उन्हें हथियार मुहैया कराया जाता है, उनके पास बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के हथियार मिल जाएंगे। आईईडी को कैसे ब्लास्ट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें पूरी तरीके से चाइना का रोल है, क्योंकि चाइना भारत को कमजोर करने के लिए हर स्तर पे काम कर रहा है। वो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, बॉर्डर लेवल पे, विद इन स्टेट किस तरीके से हम सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा करें, जो एक मतलब सोसाइटी का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कैसे तोड़ें, तो उसके लिए पूरा फंडिंग करता है। तो आज भारत में जो नक्सल का जो फंडिंग है वो पूरा चाइना बेस्ड है। और चाइना इसमें आप देख सकते हैं कि नेपाल के थ्रू भारत में, जब से नेपाल में माओवादी सरकार बनी है तब से आप देख सकते हैं भारत में उसका पेनिट्रेशन और तेज हुआ, क्योंकि चूंकि भारत और नेपाल का बॉर्डर ओपन है और वहाँ से बड़ी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आ जाती हैं। तो ये इसमें केंद्र सरकार की सारी चीज़ें पता है, उस पर काम भी कर रहे हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन का मुहिम चलाया गया, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से एक संकल्प लिया है कि हम 2026 में नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, और उसमें उन्हें सफलता मिल गई है। आप देख सकते हैं कि लगभग 130 जिले चिन्हित किए गए थे, उसमें से आज शायद 10 से 12 जिले ही बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये बिल्कुल प्रायोजित है, शुद्ध रूप से प्रायोजित है। ये जो भारत का जो नक्सलवाद है ये कोई यहाँ का क्रिएटेड नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, जिसको स्पॉन्सरशिप के द्वारा किया जाता है। और इसमें चाइना की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसका एक मोटिव और है। देखिए आप देखिए कि उसका जो एक ट्रेन है, उनका जो मोटिव था कि हम जो पशुपति टू तिरुपति का जो कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उसको कैसे हम काट के अलग कर दें नेपाल के थ्रू। नेपाल में तो उनकी सरकार बन गई, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी जिस प्रकार से उनका पेनिट्रेशन है, जिस तरीके से वहाँ पे एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप को तैयार किया गया, तो उनकी फंडिंग कहाँ से होती है? चाइना से होती है। चाइना से होती है। और इसीलिए भारत सरकार ने इस बार हर तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट एजेंडा लेके जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जा रहा है, जिससे कि वहाँ के लोगों को ये लोग गुमराह न कर सके। और आज नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न पार्ट है। अभी सर न्यूज में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो एनजीओज हैं, वो माओइस्ट जो ये आइडियोलॉजी है उसको समर्थन करते हैं। प्लस जो हवाला का जो नेटवर्क है पूरा देश में, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कवर होता है, प्लस में क्रिप्टो करेंसीज हो गया, और फर्जी जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंडिंग है, इन सब माध्यमों से ये लोग फंड जुटाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोटे छोटे स्टॉल्स, बुक्स की दुकानें खोलते हैं, और कुछ महीने की उसमें फंडिंग आती है, और कुछ महीना उनको ये होता है कि हर महीने इनको इतना पैसा देना है। कितनी सच्चाई है सर इसमें? देखिए, ये बेसिकली जब इस तरीके का कोई भी संगठन जहाँ पे भी काम करता है तो उसको हर तरीके का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले कि सोशल बेस कैसे बनाए, समाज में उसका पेनिट्रेशन कैसे हो, यूथ को कैसे जोड़े, तो उसके लिए रिसोर्स चाहिए। क्योंकि आज के डेट में बिना रिसोर्स का कोई भी आंदोलन या संगठन चल ही नहीं सकता है, और खास करके इस तरीके का संगठन। क्योंकि आप जब किसी को जोड़ते हो, क्योंकि ये तो बाहर से किसी को लेके नहीं आ रहे हैं, हमारे ही देश के नागरिक, हमारे ही युवाओं को गुमराह करके वहां पे बरगला के ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अब तो निकल के आ रहा है, अब जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, जो नक्सल, जो भारत सरकार जो ऑपरेशन चला रही है, उस ऑपरेशन में बहुत सारे जो नक्सली हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, और केंद्र सरकार उनको एक तरीके से मेन स्ट्रीम में शामिल भी कर रही है। तो अपनी व्यथा भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें प्रलोभन दिया गया, कैसे उन्हें एंटी स्टेट सेंटिमेंट डेवलप किया गया, और किस प्रकार से उनका यूज किया गया, इस देश और इस नेशन के अगेंस्ट मिसयूज किया गया। तो अब सारी चीजें निकल के आ रही है। आप किसी भी जो नक्सल जो सरेंडर किया, आप उनका इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या है। तो ये जितने भी यूरोपियन, खास करके देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत देश जो है जब से स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पहले भी तो ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे थे, पूरा यूरोपियन जो नेशन था उन्हीं के कंट्रोल में था, और उन्हें पता था कि भारत ही एक विश्व का ऐसा देश है जो कि रिसोर्सफुल कंट्री है। और आप समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? उसके पीछे का मोटिव यही था, क्योंकि यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और सारा हमारा जो डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्शन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और औद्योगिक क्रांति हुई, उन्हें कच्चा माल मिला यहाँ पे से, हमारा क्रॉप्स था उसको डिस्टर्ब किया। तो यूरोपियंस ने हमेशा से इस देश को एक तरीके से लूटने का काम किया है, हर लेवल पे, वो बौद्धिक रूप से हो या रिसोर्स के रूप से हो। और आज अभी भी उन्हीं की भाषा बोलने वाले बहुत सारे यहाँ पे उनके एजेंट शिक्षा क्षेत्र में भी आपको मिल जाएंगे,
मीडिया क्षेत्र में मिल जाएंगे, जुडिशरी में मिल जाएंगे। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां पे उन्होंने अपने लाइक माइंडेड लोगों को खड़ा नहीं कर दिया है, और जो उनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद भी करते हैं और हर तरीके से उनके लिए खड़े भी होते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार की केंद्र सरकार, खास करके मोदी जी के आने के बाद से, जिस प्रकार से इन सारे एलिमेंट्स का एक तरीके से हर उनके जड़ पे अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें जो भारत का जो एक लॉ एंड ऑर्डर है, जो भारत का जो संविधान है, उसके तहत जिस तरीके से रिफॉर्म की जा रहे हैं, वो लोग एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो, मीडियाज में है, आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएंगे। पहले 2014 के पहले इनका डिवाइड करना बड़ा मुश्किल था कि हमारे ही समाज में रह के, हमारे ही बीच में बैठ के किस तरीके से एंटी स्टेट एक्टिविटी में लोग काम करता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2014 से 24-25 तक आते आते आपको हर फील्ड में डिवीजन दिख रहा है कि कौन नेशन के साथ है और कौन एंटी नेशन है, जबकि सब इसी देश के नागरिक हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे बहुत सारे मिसयूज यहाँ पे किए गए हैं, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का रोल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार जिस तरीके से रिफॉर्म कर रही है, जिस तरीके की पॉलिसी लेके आ रही है, और मुझे लगता है कि इसमें इस तरीके की चीज़ें, गतिविधियां करने वाले लोग एक्सपोज होंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा भारत का जो एक पीसफुल हार्मनी, जो हम विकसित भारत की बात हम लोग सोच रहे हैं, जो केंद्र सरकार संकल्प लेके चल रही है, उसमें जरूर सफल होगी। और ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम पूरी तरीके से इस तरीके के एलिमेंट्स का सफाया न करें। क्योंकि देखिए, आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ भारत में है। तो भारत के यूथ को अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे, भारत के यूथ के अगर माइंड के अंदर हम एंटी स्टेट सेंटिमेंट डेवलप कर देंगे, और नक्सल और वामपंथ उसी के लिए जाना जाता है। अगर कहीं चुनौती है, अगर कोई चैलेंजेस है, तो उसको हम फाइट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक स्पेस में हमको फाइट करने का संविधान ने राइट्स दे रखा है जी, न कि बंदूक उठाने का। तो ये इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्टेट की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी धीरे धीरे इस चीज को समझ रही हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी जिसमें अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी भारत सरकार के, केंद्र सरकार के साथ खड़ी हुई। सर, आपने अभी जिक्र किया था मीडिया में भी लोग हैं, और इससे पहले सरकार के तरफ से एक बात कही गई थी, एक शब्द बोला गया था, जो शहरी क्षेत्रों में जो नक्सलवाद और माओवाद और वामपंथ के जो समर्थक हैं, उनके लिए कहा गया अर्बन नक्सल। कौन है ये अर्बन नक्सल? देखिए, अर्बन नक्सल हमारे और आपके बीच में लोग बैठे हुए हैं जिनका थॉट प्रोसेस ही एंटी स्टेट होता है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर चीज के लिए वो फाइट करने की बात करते हैं, हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, हर चीज का नेगेटिविज्म, नकारात्मक चीजों को लेके आते हैं। आपको सबसे ज्यादा मीडिया में और एकेडमिया में मिल जाएंगे इस तरीके के लोग। जहां पे भी आर्ट, जैसे आपको बॉलीवुड जो मूवी है जो बनती है, आप देखिए वहां पे भी इस तरीके के नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये पहले से चला आ रहा है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से वो यंग मैन, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मिल में स्ट्राइक, आंदोलन, यूनियन बाजी, ये मूवी में तो दिखाया गया है सर। तो इस तरीके का जो एलिमेंट्स था वो पहले से ही था हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि देखिए, किसी भी नेशन को बनने में इंस्टीट्यूशन का बहुत ही मेजर रोल होता है। और इन लोगों ने परसेप्शन गढ़ दिया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप 70 के दशक का मूवी उठा के देख लीजिए, मूवी किस तरीके की बनाई जाती थी, उसके राइटर्स कौन थे, और आज उनकी स्थिति देख लीजिए क्या है। तो ये जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड भी किसी न किसी रूप से देश को तोड़ने का काम किया है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किस तरीके से हर्ट पहुंचाया गया उस मूवी में, एक विशेष करके एक खास रिलीजन को लेकर, खास एक धर्म के मानने वाले लोगों को। आप उस समय के जितने जो सॉन्ग जो आते हैं, जो फिल्म में जो गीत प्लांट किया जाता है, उसमें भी आपको इस तरीके का डिवीजन दिखेगा, कैसे हमें समाज को तोड़ना है, स्टेट को तोड़ना है। तो ये पूरा एक नेक्सस है जो कि पहले विजिबल नहीं था, अब आज के डेट में सारे विजिबल हो चुके हैं। क्योंकि आज जनता, देखिए, आज सूचना का तंत्र है, समझ, और इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सर, आपने कहा कि किसी भी देश को बिल्डअप होने में इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आज सर, प्रिंट मीडिया से होते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया का ये जमाना है। काफी यूट्यूबर्स हैं जो हमेशा
भारत सरकार की कोई भी योजना हो या प्रधानमंत्री, हमेशा वो बुराई करते रहते हैं। तो क्या ये माना जाए, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं सर, क्या ध्रुव राठी एक फेमस यूट्यूबर है, क्या वो भी नक्सलवादी मूवमेंट के सपोर्टर हैं? बिल्कुल। देखिए, एक चीज, जिस तरीके से चुनाव के पहले आप देख सकते हैं कि जब 2024 का जो जनरल इलेक्शन था, उसके पहले जिस प्रकार से ध्रुव राठी को भारत के लोगों के द्वारा और खास करके बाहरी ताकतों के द्वारा उनको जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, और आप देख सकते हैं उन्होंने सरकार के हर सिस्टम पे सवाल खड़ा किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक भारत का नागरिक बाहर विदेश में बैठ के, जर्मनी या जापान शायद बैठ के, वहां से सर सीधा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं, क्या ध्रुव राठी नक्सलवादी विचारधारा के समर्थक हैं? देखिए पंकज जी, ये इसी तरीके की कैटेगरी को जो अर्बन नक्सल का जो नाम देश के प्रधानमंत्री जो देते हैं, इसी तरीके के तत्वों के लिए देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा से देश को तोड़ने के लिए ही काम किया है। इस तरीके के तमाम आपको नाम मिल जाएंगे। जब जनरल इलेक्शन हो रहा था 2024 का, आप देख सकते थे कि किस तरीके से हर चीज पे क्वेश्चन खड़ा करना, सवाल खड़ा करना, जबकि देश के प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट में बोलते हैं कि अगर हमारी पॉलिसीज में या कमी निकालो, आप हमारा आलोचना करो, हमारी जो कमी है उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ये लोग जिस तरीके से प्रोजेक्शन करता है, मीडिया के माध्यम से गुमराह करता है, तो एक तरीके से एक नैरेटिव चलाया जाता है। क्योंकि देखिए, नैरेटिव आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जब से ये टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हुआ है, जिस तरीके से इसका स्पीड बढ़ा है, उसमें इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर रही हैं। क्योंकि जो आप और हम समझ रहे हैं, देश की सारी जनता वैसा इस चीज को नहीं समझती है। उन्हें लगता है कि भाई जिस तरीके से फैक्ट फिगर के साथ बताया जाता है, लेकिन उसके बाद से सरकार उस पर ध्यान भी देती है, लेकिन एक हमेशा से विरोध करना। आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे। आप 2014 से लेकर अभी तक उठा के देख लीजिए, केंद्र सरकार की हर योजनाओं का क्रिटिसाइज किया उन्होंने। इवन जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें भी पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। चाइना के साथ जब डिस्प्यूट होता है, तो चाइना का फेवर की बात करते हैं, जबकि भारत के टैक्स पेयर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हुए हैं। तो आप इस तरीके की चीजों को देख सकते हैं कि ये जो नैरेटिव है, भाई ठीक है, आप पार्लियामेंट में आके जो चीज कमी है आप बात करो, आप वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जाके आप वहां पे भारत के क्रिटिसाइज करके आते हो। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इस देश में तो ये लोग पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे के एजेंडे को ये लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और इसके पीछे जो एक निकल के आया कि इंडिया खास करके कांग्रेस और चाइना का जो एक एमओयू हुआ है, वो आज तक पता नहीं क्यों क्या है एमओयू, उसका पिक्चर निकल के आ रहा है दोनों के बीच में साइन होते हुए। अच्छा। तो आप देखिए, अभी पहलगाम घटना के बाद से भी अभी भी जिस तरीके से ये लोग हमेशा से इंडियन आर्मी को एक तरीके से ह्यूमिलिएट करने का काम किया इस कांग्रेस पार्टी ने, और खास करके इस तरीके के जो अर्बन नक्सल के रूप में जो लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देख सकते हैं किस तरीके से सवाल खड़ा करता है ये लोग। रवीश कुमार को सर मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, आप देख सकते हैं मैग्सेसे अवार्ड कैसे कैसे लोगों को दिया गया है। केजरीवाल जी को भी दिया गया था। उन्होंने क्या किया, जिस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहे, और जिस तरीके से जब वो सत्ता में जब तक नहीं थे, तो उनकी जो क्रांतिकारी जो बातें होती थी, वो किस तरीके का था, वो तोड़ने वाला था। और जब संविधान के द्वारा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, तो संविधान को ही तोड़ने लगे। एक जंतर मंतर में बैठ के फाइल साइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाना, रिपब्लिक डे का मजाक उड़ाना। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पीछे का जो नैरेटिव है वो क्या है। और आज के डेट में जो भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, वो बहुत ही एम्पावर्ड है, वो सारे तारे निकल सकती हैं, और शायद बहुत सारे लोगों का निकल के एक्सपोज भी हो रहा है कि इन सबकी जड़ें कहाँ पे जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार से उनको फंडिंग हुआ। पंजाब में कैसे उनका आप देख सकते हैं, जब पंजाब इलेक्शन था तो उन्होंने क्या क्या नारा दिया, जो खालिस्तानी जो सपोर्टर्स थे उनको कैसे फंडिंग किया, कनाडा से फंडिंग हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आज के डेट में इन सब चीजों को पता नहीं लगाया सकता, और एजेंसी इस पे काम कर रही है। सर एनडीटीवी में एक पत्रकार थे, वो हमेशा क्रिटिक रहे गवर्नमेंट के, और बाद में उन्होंने छोड़ दिया।
या निकाल दिए गए। मैं बात कर रहा हूं सर रवीश कुमार का। उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी नक्सलवादी, वामपंथ और माओवादी जो विचारधारा देश में है उसके वो सपोर्टर रहे हैं। क्या वो सच में नक्सलवाद और माओवाद के समर्थन करते थे? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो अब उनका आप एक्ट देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का आप जब उसका स्पीच सुनते हैं या उसका कार्य देखते हैं, उसकी एक्टिविटी देखते हैं और जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करते हैं, वो दिखता है और वो कहीं ना कहीं आज जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन किस कॉस्ट पे? क्या देश की सुरक्षा के नाम पे? क्या देश को तोड़ने के नाम पे? तो ये जो किसके लिए बना रहे हैं, कौन लोग देख रहा है? सही बात है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी आज जिस तरीके से मतलब सूचना तंत्र में ये सारी चीजों का निकल के आया है, पहले इन लोगों का पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज कम से कम ये हो गया है कि ये एक्सपोज हो गए हैं सारे लोग। नहीं तो पहले ये चोला ओढ़े रहते थे कि हम सेंटर लेफ्ट हैं। और देखिए पंकज जी, मैं एक चीज कहना चाहूँ कि इस देश में जितने लोग हैं, न्यूट्रल कोई नहीं है। सबका एक अपना स्टैंड है, और जो ये बोलता है कि मेरा कोई स्टैंड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो मानव है और इस भारतीय सामाजिक पेरिफेरी में है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसका विचारधारा का समर्थक है। न्यूट्रल कोई नहीं है। न्यूट्रल कोई हो ही नहीं सकता। तो ये भी बहुत बड़ी बात बोल दी सर। तो ये आज इन सब चीजों को भी हम सबको देखने की जरूरत है कि देश हित में क्या है, क्योंकि आज देखिए आइडेंटिटी की लड़ाई पूरे विश्व में चल रही है, और भारत की अपनी एक आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी को हम कभी समाप्त नहीं होने देना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 2014 के पहले जिस तरीके से भारत को एक पूरे वर्ल्ड के सामने जिस तरीके से परोस के रखा जा रहा था, आप पाकिस्तान से भी मतलब आपको ऐसा बना के रखा गया था कि पाकिस्तान आपसे ज्यादा इंपावर्ड है हर चीज में। आज वही सिस्टम, वही सेना, वही इंस्टीट्यूशन पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे रही है हर चीजों से। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11वीं पे थी, आज हम 4 पे आ गए हैं, चौथी पे आ गए। ये IMF का रिपोर्ट है। हाँ, ये भारत सरकार का तो ऑब्वियसली नहीं है। कैसे हो गया? ठीक है, इस पे तरह तरह का है कि भाई यहाँ पे पर जो कैपिटा इनकम है वो अलग है, वहां का अलग है, लेकिन जो पैरामीटर है उसी पैरामीटर के आधार पर तो हम इस चीजों को तय करेंगे। हाँ, ये है, इस पे भारत सरकार को सोचने की जरूरत है कि जो ये गैप है, इस गैप को हम कैसे फुलफिल करें। आपको वेलफेयर स्कीम और लाने पड़ेंगे, जो हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो इकोनॉमी आपके पास आ रहा है, लेकिन क्या सबके पास आ रहा है? बेसिक रिसोर्सेज तो आप दे रहे हैं, लेकिन अब जो यूथ है, जो एस्पिरेशनल हो चुका है, उसको उसमें हिस्सेदारी चाहिए। उसके लिए सरकार को इस पे काम करने पड़ेंगे, और आने वाले समय में जिस तरीके का जो बजट आया है, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को एड्रेस किया जाएगा। सर, छत्तीसगढ़ की सरकार 2005 में एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, एक ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम था साल्वा जुडुम। तो सर, साल्वा जुडुम, क्या इससे कोई असर पड़ा था नक्सलवादी? देखिए, साल्वा जुडुम 2005 में वहाँ की सरकार ने बनाया था, राज्य सरकार में, और इसका बहुत ही इम्पैक्ट रहा, क्योंकि जो साल्वा जुडुम में वही लोग थे, वही ग्रामीण लोग थे जो नक्सल से प्रभावित थे, और काउंटर करने के लिए वहाँ की सरकार ने उनको ट्रेनिंग की दिया, उनको बंदूक दिया, और एक तरीके से एक आर्मी के रूप में किस प्रकार से नक्सलियों से वो अपना बचाव कर सके। और बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके उसको बंद करना पड़ा, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में ये जो मुहिम चलाई गई थी उसमें राज्य सरकार को बहुत सफलता मिली, बहुत सारे इनपुट मिले कि किस तरीके का उनका ऑपरेंटिस है। क्योंकि देखिए, आज कोई भी जब ऑपरेशन होता है, तो जब तक आपको सूचना नहीं मिलेगा, जब तक आपको सोर्स नहीं मिलेंगे, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब तक इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कुछ। तो वहाँ पे उन ग्रामीणों ने, जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे, जो एजुकेशन लेना चाहते थे, जो इस जो भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, वैसे लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने इस चीज़ को उठाया, और ये मतलब अपने
लेवल पे बहुत इसको हम बोल सकते हैं बहुत सक्सेसफुल रहा। राज्य सरकारों ने सर क्या रणनीतियां अपनाई, जैसे कि सर तेलंगाना ने क्या किया, उड़ीसा ने क्या किया, छत्तीसगढ़ ने क्या किया, झारखंड ने क्या किया, बिहार और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं वो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या किए? देखिए, हर जितने भी इस तरीके के जो सरकार राज्य हैं कि जो नक्सल इफेक्टेड थे, सबने अपने स्तर पे ऑपरेशन चलाए। अगर आप बात कीजिए तेलंगाना और आंध्रा का, तो वहाँ पे ग्रे हाउंड्स ऑपरेशन चलाया गया, जो फोर्स एक बनाया गया था। दूसरा, ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पे किया गया। तीसरा, वहाँ पे पुनर्वास नीति अपनाई गई। रिहेबिलिटेशन सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे बड़ा सवाल इस पे उठाया जाता है, तो इन सब चीजों को किया गया। उड़ीसा में एसओजी गठन किया गया, शिक्षा और सड़क को घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया। नो डाउट इसमें हर सरकार ने काम किया। छत्तीसगढ़ में आपको बस्तर फाइटर्स, ऑपरेशन प्रहार और आदिवासी कल्याण योजनाएं लाई गई, जिसके चलते ये एक तरीके से वहां पे मिनिमाइज किया गया और जो भी जो प्रभावित लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए काम किया गया। झारखंड में सर झारखंड जगुआर बनाया गया था। हाँ, वहाँ पे झारखंड जगुआर बनाया गया और उसमें बहुत सफलता मिली, जिसके चलते जो हमारे आदिवासी जो भाई बहन थे वो सारे मेन स्ट्रीम में आए। बिहार के कुछ जिले थे, लेकिन वहाँ एसटीएफ और सैप जो है, देखिए बिहार में 3-4 जिला ही था जो ज्यादा नक्सल प्रभावित था। उधर मगध का जो जिला था, मगध का, और एक और सिवान में भी कुछ है। सिवान का भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उसमें भी इफेक्टेड था, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उनकी जड़ें समाप्त हो चुकी हैं और इस तरीके का एलिमेंट्स अब वहाँ पे नहीं है। सर, लेफ्ट संगठनों में ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है बाकी लोगों के द्वारा भी, और इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की जरूरत है, दर्शकों को भी जानने की जरूरत है कि लेफ्ट संगठनों में लड़कियों को और युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद उनका शोषण होता है। देखिए, जहां पे भी इस तरीके का संगठन होगा वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी एक तरीके से लोग एक जाल में, ट्रैप में फंसाने का प्रयास करता है और जिसके माध्यम से इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है। क्योंकि जो यूथ होता है, जो यूथ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब आप उसको एक फ्रीडम के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे, स्टेट के अगेंस्ट में जो आप खड़ा करते हैं, और इसमें वैचारिकता का बहुत महत्व है। जो एकेडमिया है, जो इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे जिस तरीके से इनके ब्रेन को एक फीडिंग किया जाता है, एक छोटे बच्चे की तरह फीडिंग किया जाता है, और वो एक तरीके से उनको स्टेट के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। उनके अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिसके अंदर उसको लगता है कि ये नेशन मेरे लिए है ही नहीं। तो वही जैसे जिहादी ग्रुप्स बनाए जाते हैं रेडिकलाइजेशन के द्वारा, सेम उसी तरीके से जो नक्सल है वो भी, उसका भी अप्रोच यही है। और इनका सॉफ्ट जो टारगेट होता है वो कैंपसेस होता है, बाउंड्री के बीच में करते हैं। और इस तरीके के वहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप, अच्छा, तो यही कारण है कि कभी भी वामपंथ जो है डीयू जैसे कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में नहीं फैल पाया जितना कि मजबूत हुआ जेएनयू जैसे और जामिया जैसे। देखिए, जहां पे भी क्लोज कैंपस होगा, जहां रेजिडेंशियल कैंपस होगा, वहां पे इनका बढ़ना तय है। क्योंकि एक जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है और एक चार दीवारी के अंदर जिस तरीके के लोग सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, और इसमें पूरा एक चेन है, पूरा हायरार्की है। आपको बहुत सारे केसेस में एग्जांपल मिल जाएंगे। सही बात है। और उसी आधार पे लोग अपने मोड ऑफ अप्रेंटिस को जारी रखता है और इसमें युवाओं को, छात्र और छात्राओं को गुमराह करके अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उन्हें एंटी स्टेट माइंडसेट को तैयार किया जाता है, एंटी इंस्टीट्यूशंस, एंटी कल्चर, एंटी रिलीजन्स। ये भी कंट्राडिक्शन है आपस में। सुने सर, जो महिलाएं हैं वामपंथ से जुड़ी हुई, खास करके जेएनयू की, उनका यौन शोषण होता है। देखिए, इस तरीके के कुछ केसेस निकल के आई हैं जो कि जिसमें उसमें रिपोर्ट भी दर्ज हुआ है और उन लोगों ने अपनी व्यथा बताई भी है। तो ये है, ट्रैप किया जाता है इस आधार पे, फॉल्स प्रोमिसेस के आधार पे रेप किए गए, शादी के झांसा देकर। हाँ, ये इस तरीके की चीजें ये लोग करता है और एग्जाम्पल्स भी हैं, और मुझे लगता है कि पूरा पब्लिक डोमेन में है, इस पे कुछ केसेस भी हैं। सिगरेट पीना, दारू पीना, गांजा पीना, ये
जो है एक आज़ादी का प्रतीक बनाकर दुष्प्रचार किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, एक चीज समझिए कि जो जेएनयू जो कैंपस है, हाँ हाँ वो भारत का एक बड़ा ही सुंदर चित्रण करता है। हाँ एक मिनी इंडिया आप उसको बोल सकते हैं, जी, जिसमें मतलब इस देश के हर राज्य से, हर वर्ग से, हर तबके का बच्चा वहां पे आता है, और जो भी आता है उसके अंदर एक पोटेंशियल है, उसके अंदर एक क्षमता है, तभी वो जेएनयू में आ पाता है। क्योंकि जेएनयू में एडमिशन का जो एंट्रेंस लेवल का जो प्रोसेस है, वो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं जिसमें आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा, तभी आप उस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाइएगा। वो चाहे लैंग्वेजेस के हो, या सोशल साइंस का हो, या साइंस का हो, या पीएचडी का हो। सही बात। तो जेएनयू लगभग 50 साल से ज्यादा होने जा रहा है। तो 50 साल में जेएनयू ने हर फील्ड में लोगों को दिया है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे जेएनयू का एलुमनाई इस नेशन बिल्डिंग में काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके चलते जेएनयू को एक अलग नैरेटिव में दिया गया है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक फोर्सेस है जो एग्जीक्यूट करती है। अब समय समय पे जो हमारी आज की जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है। सर, वामपंथी विचारधारा के कुछ फेमस चेहरे हुए, जैसे कि चारुम मजूमदार, कानू सन्याल हुए, प्रकाश करात हुए, सीताराम येचुरी हुए, कन्हैया कुमार थे जेएनयू में, एआईएसएफ में थे पहले। उसके बाद उमर खालिद हो गए, गौतम नौलखा हो गए, या आप कह ले अरुंधति रॉय हो गई महिलाओं में, या सुधा भारद्वाज हो गई, और आईसी घोष हो गई। लेकिन अभी तक ये लोग अपनी विचारधारा के साथ टिके हुए हैं, जिस पार्टी में थे, जिस विचारधारा की डिफेंडिंग करते थे। लेकिन क्या कारण था कि कन्हैया कुमार ने वामपंथी विचारधारा को धोखा दे दिया? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपने जितने लोगों का नाम लिया, इनका सबका स्कूल ऑफ थॉट एक ही है। लेकिन जो पॉलिटिकल एम्बिशन जिसका आ जाता है, वो अपने आप को धीरे धीरे, और सिर्फ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे लेफ्ट पार्टी में थे। हाँ, मनोज झा भी हैं। बाद में जाके उन लोगों ने आरजेडी के मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस को ज्वाइन किया, आपने जो नाम आरजेडी ज्वाइन किया। तो इस तरीके के है। और ऑब्वियसली देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है, एम्बिशन होता है कि कैंपस का लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब कैंपस के बाहर आप निकलते हैं तो असली वास्तविकता से पता चलता है। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें दिखता है कि भाई कि हमें कहाँ पे हम अपने एम्बिशन को, अपने टारगेट को, गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की वैचारिक कमिटमेंट नहीं होती है। कल तक आप जिस पार्टी में काम कर रहे थे, जिसके खिलाफ काम कर रहे थे, आज बदल के आप दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत इश्यूज है, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाने के लिए फ्री है। तो मुझे लगता है कि उसमें उनको अपना फ्यूचर दिखा, इसलिए वो लोग है। सर, बात कर रहे थे हम कन्हैया कुमार की, बिहार से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है सर कि वो जिस विचारधारा के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की थी, जो कि वामपंथी विचारधारा थी, तो उसको उन्होंने धोखा देने का काम किया? देखिए, ये मतलब मुझे लगता है कि ये उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, ये तो इस चीज़ का वही सोचते हैं। लेकिन जो एक पॉलिटिकल जो परसेप्शन बना, वो यही बना कि वो जिस मतलब मूल संगठन में थे, जहाँ से उन्होंने हर चीज़ की ट्रेनिंग ली, और बाद में उसको छोड़ के दूसरे पार्टी में गए। तो मुझे लगता है कि ये उसी चीज़ धोखा देने का काम तो किया ही सर। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार का जो ये नक्सलिज्म और जो इस तरीके का इंसर्जेंसी इंटरनल लेवल पे जो भारत में चल रही है, अगर हम चाहते हैं कि भारत देश सुरक्षित रहे, यहाँ के युवा सुरक्षित रहें, सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, सबको बेसिक इम्यूनिटी पूरी हो, तो उसके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा और वैचारिक, आंतरिक सुरक्षा और वैचारिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, तीनों जरूरी है।
और मुझे लगता है कि अभी की जो केंद्र सरकार है इन तीनों पे काम कर रही है जी, और इसीलिए उससे सफलता भी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने नक्सलवाद की एक एक परत जो है, एक एक धागे खोल के रख दिए, और जिस तरीके से आपने नक्सलवाद के उन तमाम सारे पहलुओं को जो आम जनमानस नहीं समझ पाता है, उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने बताने का काम किया, जो कि काबिले तारीफ है। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू पंकज। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे थे द अपीलिंग भारत। आज हमने जो नक्सलवाद है उसका सर्जिकल ऑपरेशन किया कि किस तरीके से 1967 में 1967 में नक्सलबाड़ी गांव से निकला ये आंदोलन किसानों, मजदूरों और दलितों के नाम पर इस देश में दीमक की तरह यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको खोखला करते आ रहा है। हो सकता है आपके घर में पढ़ने वाला वो लड़का आप ही का बेटा हो और क्या पता अंदर से वो नक्सली बन चुका हो सकता है आपका भाई भी नक्सली हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार नक्सली हो जाए और आपको पता न चले। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ अर्बन नक्सल पाए जाते हैं, वो हथियार तो नहीं उठाते लेकिन कलम की उस धार से क्रांति के नाम पे इस देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जो पार्लियामेंट पर बुलडोजर चला देना चाहता है, और उन्हीं दलितों का वो सपोर्ट लेना चाहते हैं जिन दलितों की अधिकार की बात संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की। ये एक तरफ बात करते हैं संविधान बचाने की, तो एक तरफ बात करते हैं हथियार और बुलेट के दम पर उस संविधान के सीने को छलनी करने की। तो तय आपको करना है कि देखना अपीलिंग भारत है या देखना हमें नक्सलवाद है। आपको ही तय करना होगा, क्योंकि हम तो आपके लिए हर बार मेहनत करके ऐसे एपिसोड लाते हैं जिसकी बात कोई नहीं करता, और हम अपने डिस्क्रिप्शंस में भी ये मेंशन करते हैं अनहर्ड वॉइस ऑफ इंडिया। तो आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत। इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि आपके दोस्त नक्सली बनने से बचे। अगर जो ये वीडियो देखेगा, इतना तो मैं दावा कर सकता हूं कि उसके सामने नक्सलवाद की जो भयंकर जो कहानी है वो उसको समझ आ जाएगी और वो इस जो आंदोलन है इसको ज्वाइन करने से वो बच सकता है। तो आप अपने दोस्त को अगर बचाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तब तक देखते रहिए द अपीलिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।